मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल टू कार्ल मार्क्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या थे कार्ल मार्क्स के व्यूज़ रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। इसको ब्रीफली देख लेते हैं। एक एलाइट क्लास होते हैं, एक लेबर क्लास होते हैं। एलाइट क्लास जो है वो लेबर क्लास के ऊपर अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके वजह से जो लेबर क्लास है एक टाइम पे बगावत कर देते हैं और जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में चेंज आ जाता है। ये थे कार्ल मार्क्स के व्यू। एक और चीज़ जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया था, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए फंक्शनलिस्ट ने क्या व्यूज़ रखे थे, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेंस का सवाल है, कमेंट ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट स्कूल टू कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन सोशल चेंज। कार्ल मार्क्स ने जो सोशल चेंज के रिगार्डिंग व्यूज़ रखे थे उनके रिस्पॉन्स में फंक्शनलिस्ट कौन थे? डरखेम हो गया, एमिली डरखेम, रॉबर्ट के मर्टन हो गया, पार्सन हो गया, डेविसन मूरे हो गया। ये जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने कार्ल मार्क्स के ऊपर किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया था। तो सोशल चेंज, रिश्ता वही सोचने, तो रिश्ता वही मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा या चाहे फंक्शनलिस्ट एमिली डरखेम ने कहा, उसका ओवरऑल कंक्लूजन तो वही निकलता है, लेकिन सोच अलग अलग होती है। हर चीज़ को सोचने का पर्सपेक्टिव हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है इन रिगार्ड टू सोशल चेंज। जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव्स अलग है, जो अपने कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स है कार्ल मार्क्स है उनकी पर्सपेक्टिव अलग है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स को हम लोग तोल मोल के देखेंगे। तो सोशल चेंज बेसिकली क्या है? सोशल चेंज इम्प्लाइज रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड ग्रुप। सोशल चेंज क्या होता है, क्यों होता है? एक सुपीरियर बंदा होता है, फैमिली में हो गया या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक सुपीरियर ग्रुप होता है, एक इन्फीरियर ग्रुप होता है। इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, इसी को दर्शाता है सोशल चेंज। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप जो है अगर अच्छा नहीं होता है तो रिवॉल्यूशन होता है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी में आता है। और अगर इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होता है तो वो फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से आता है। दैट इज़ बेसिकली सोशल चेंज। तो एक इन्फीरियर ग्रुप होता है, एक सुपीरियर ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को डिफाइन करता है सोशल चेंज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे WWE फंक्शनलिस्ट वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये अपने फंक्शनलिस्ट, ये अपने कार्ल मार्क्स। जस्ट किडिंग, इसको जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। The conflict perspective and the functionalist perspective of social change are fundamentally at odds। जैसे कि हमने कहा कि दोनों जो है, दोनों की सोचने का तरीका, फंक्शनलिस्ट का और कॉन्फ्लिक्ट का, दोनों एकदम ही अलग है। अगर एक बोलता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरा बोलेगा सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये दोनों के एकदम सोचने का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू सोशल चेंज। फंक्शनलिस्ट बेसिकली क्या था, जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी का हर एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है इक्वली। ठीक है, क्योंकि हर एक फंक्शन की अपनी अपनी एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल फंक्शनलिस्ट ने ह्यूमन बॉडी को कंपैरिजन किया था। ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल देते हैं, जस्ट अ सेकंड। ये ह्यूमन बॉडी है, इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इसके एक भी ऑर्गन अगर उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किडनी का मेन फंक्शन होता है टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके,
लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाती है, जो नेफ्रॉन्स होती है, अगर ये थोड़ी सी डैमेज हो जाती है तो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी गड़बड़ हो जाती है। बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। उसकी वजह से उसके बाद जो है सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। तो काफ़ी सारी पूरी ओवरऑल बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको लिवर की इशू होती है, एस्काइटिस होता है, तो भी आपको पल्मोनरी एडेमा, लंग्स में पानी जमा हो जाता है, बॉडी में पानी जमा हो जाता है। तो अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट होता है तो उसका रिजल्ट जो है पूरी बॉडी में देखने को मिलता है। फंक्शनलिज्म भी वैसा ही है। सोसाइटी के किसी भी फंक्शंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेजर, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल पूरी सोसाइटी को भुगतना होता है। और ओवरऑल ये कहने का मतलब होता है कि सोसाइटी का हर एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। डैट इज़ नॉट कि सिर्फ इकोनॉमिक फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक फंक्शन, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप किसी को एडुकेट नहीं करोगे तो वो पैसों को कैसे सही तरह से इस्तेमाल करेगा। अगर आप किसी को रिलीजियसली गाइड नहीं करोगे तो वो कैसे एथिकली नहीं रहेगा, पैसों को एथिकली मैनेज नहीं करेगा। तो हर एक इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना रोल होता है, ये फंक्शनलिस्ट का कहना है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू सोशल चेंज। इन सोशियोलॉजी द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एग्जामाइंस हाउ सोसाइटीज पार्ट्स ऑपरेट। तो हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटी के जो पार्ट्स है वो ऑपरेट करते हैं एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ द फंक्शनलिस्ट। In a macro-analytical view that focuses on the way that all aspects of society are integral to the continued health and viability of the whole, according to functionalism, different aspects of society exist because they serve a needed purpose. तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट जो है वो एक मैक्रो एनालिटिकल व्यू रखते हैं। मैक्रो एनालिटिकल व्यू मतलब कि ये पूरे फंक्शंस ज़रूरी होते हैं ओवरऑल सोसाइटी के ग्रोथ के लिए। इनमें से एक भी अगर हैम्पर हो, फॉर एग्जांपल बॉडी से अगर आप किडनी निकाल दो, एक किडनी से इंसान रह सकता है लेकिन उसका क्रिएटिनिन लेवल उसमें 2.5 में रहेगा, 3 पर रहेगा, वो ज़्यादा भाग नहीं सकता है। तो इस तरह से बॉडी से अगर एक भी ऑर्गन आप इधर उधर कर दो तो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये पूरी सोसाइटी के एक भी फंक्शंस को अगर आप इधर उधर कर दो तो पूरी सोसाइटी हिल जाती है क्योंकि सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं, जो कि ज़रूरत होती है, विच इज़ नीड ऑफ द आवर। अब हम देखेंगे डेविस और मूरे की थीसिस रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। ये डेविस और ये मूरे, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस जो है वो लिखा था रिगार्डिंग वर्क एंड पे। In 1945, sociologists Kingsley Davis and Wilbert Murray published a Davis-Murray thesis which argued that the greater the functional importance of a social role, the greater must be the reward. Okay. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करना होगा, उसके बाद वास्ता में ट्रेनिंग, स्किल ट्रेन, इतनी सारी ट्रेनिंग्स। और अगर आपको IPS ऑफिसर बनना है तो आपको फिज़िकल ट्रेनिंग भी करनी होगी, यू हैव टू बी फिज़िकली फिट ऑल्सो। तो IAS IPS ऑफिसर्स बनने के लिए आप लोग सालों साल मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसका रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। सो यहाँ पे डेविस एंड मूरे ने ये बोला है कि the greater the functional importance of a social role, the greater must be the reward. IAS IPS की क्या इम्पोर्टेंस है? इतना ज़्यादा मेहनत करके आप लोग UPSC क्लियर करते हो, क्यों? क्योंकि आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या है? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो या फिर आप IPS ऑफिसर बनते हो, एक हाई लेवल ग्रेड 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनते हो, और वो पावर करते हो, सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हो, सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकते हो। इसके लिए आप इतना सालों साल मेहनत करते हो। लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं,
अपने ये कोई कोई तो अपने घर गाड़ी सब कुछ गिरवी रख देता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। ऐसे केसेस भी मैंने देखे। तो इस तरह से क्योंकि इसका रिवॉर्ड इतना ज़्यादा, लबासना लबासना में वो स्टेटस, वो क्लास, वो पावर, उसके लिए ही जो है वो लोग पढ़ते हैं। लोग देश की सेवा कर सकते हैं, सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे डेविस और मोरे ने ये कहा है कि द ग्रेटर द फंक्शनल इम्पोर्टेंस ऑफ ए सोशल रोल, द ग्रेटर मस्ट बी द रिवॉर्ड। एक सोशल रोल का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उसका रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड, मतलब उसके उतने ज़्यादा पैसे या रिवॉर्ड होता है, वॉट एवर। जस्ट से एक फंक्शनल रोल आईएएस ऑफिसर की सैलरी जितनी है, we'll not talk about the salary perspective, we'll talk about the reward in the sense class, position, overall एक जो पैकेज होता है उसका रिवॉर्ड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेटस। एक क्लर्क की सैलरी और एक आईएएस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी डिफरेंस है। दोनों की रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग है। अगर आप असिस्टेंट की रोल देखोगे तो दे आर नॉट बाउंड टू उनके ऊपर वो नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, वो दे आर नॉट इन द क्लास 1 ऑफिसर्स। इसको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एक है ऑफिस का असिस्टेंट्स, ओके, और एक है एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ओके। तो इन पे जो है, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इनको ये सारा जो है ड्राफ्ट वगैरह प्रिपेयर कर देते हैं और ये जो है साइन करते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे होती है और इसीलिए इनकी सैलरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस असिस्टेंट्स। लेकिन काम दोनों ही करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किसका किस लेवल ऑफ वर्क है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट में नहीं नॉमिनेट कर सकोगे। you'll have to pass through certain skills, qualifications and test after doing this. आपको skills एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करना होगा, देन only you'll reach that height. आपको नीचे से ही शुरुआत करनी होगी, ओके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते हो until and unless you are PhD qualified and all that kind of things. That is an exceptional case. बट आपको नीचे से ही अगर आप बैंक की करो तो you will have to join by probationary officers, okay, then managers, then executive directors and all kind of things, okay. अगर किसी PSU में जाओ तो असिस्टेंट्स, फिर मैनेजर, फिर AGM, फिर DGM, फिर GM, इस तरह से आप हायरार्की फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेविस और मूरे ने ये बोला है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है द इनहेरेंटली इनइक्वल वैल्यू ऑफ डिफरेंट वर्क्स। हर तरह के वर्क की डिफरेंट महत्व होता है, हर श्रेणी का डिफरेंट अलग वैल्यू होता है और अकॉर्डिंगली उनके अलग रिवॉर्ड्स होते हैं। अगर आप एक IPS ऑफिसर्स के रिवॉर्ड, उनकी स्किल्स को देखो तो आप बीइंग अ क्लरिकल पोजीशन आप नहीं उनको कर सकते क्योंकि उनको इतना सैलरी मिलती, मेरे को इतना कम मिलते, ऐसा कैसे चलेगा। तो दिस इज़ नॉट डन। उनकी स्किल अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, इसीलिए उनका रिवॉर्ड अलग होता है। तो हर सेक्शन का अनइक्वल रोल होता है और हर एक का जो है अपना अलग अलग महत्व होता है। एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन अनदर। हर किसी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। इसको हम लोग डिटेल में अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Certain tasks in society are more valuable than others. Qualified people also who feel those position must be rewarded more than others. देखिए, कुछ जो पोजीशंस होती हैं दे आर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स। फॉर एग्जांपल जो बॉम्ब स्क्वाड वाले होते हैं, वो बॉम्ब स्क्वाड वाले अपनी जान को रिस्क में डाल के आपकी जान बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सैलरी अच्छी होनी पड़ती है। अगर आप उनको 2000 रुपये दोगे एंड तो वो बोलेंगे, एक जस्ट सेकेंड, एक किराने की दुकान वाला, दुकान में जो बैठने वाले कैशियर होते हैं उनको भी 2000 रुपये मिलते हैं।
तो एक बॉम्ब स्क्वाड वाले को भी अगर आप 2,000 रुपये ही दोगे तो वो अपनी जान पे जोखिम पे डाल के क्यों ही ऐसा करेगा, अपनी जान जोखिम में डाल के क्यों बॉम्ब को डिफ्यूज़ करेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बॉम्ब स्क्वाड दे विल गो फॉर दिस किराने की दुकान, उधर ना कोई जानकार है, बैठे रहो और पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोल होता है उतना ज़्यादा उसका रिवॉर्ड होता है, और रिवॉर्ड एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है उसको काम करने का, उस चीज़ को करने का। क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड के लोग कितने ही मिलेंगे आपको, 10, और कंपेयर टू द किराना वाला जो 1000 मिल जाएंगे आपको। तो इस कंपटीशन को क्यों लोग करेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड अच्छा है। इस रिवॉर्ड के लालच में ही तो लोग करेंगे, मोटिवेशन के लालच में ही लोग करेंगे ना ये अपनी जान पे जोखिम पे डालने वाला काम। According to Davis and Murray, a firefighter's job is more important than, for instance, a grocery store cashier's job. उनके हिसाब से, डेविस और मूरे के हिसाब से, उनकी थेसिस के हिसाब से फायर फाइटर की जो जॉब होती है, बट ऑब्वियस है वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उस पर जान का खतरा होता है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ ग्रोसरी स्टोर कैशियर्स जॉब. The cashier's position does not require the same skill and training level as firefighting. ठीक है, ग्रोसरी स्टोर का जो कैशियर होता है उसको क्या स्किल चाहिए होगा, उसका फिजिकल फिटनेस इतना ये सब मैटर नहीं करेगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फायर फाइटर होता है उसको स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होगी, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी आई साइट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो है वो बहुत रिस्क का काम होता है. तो स्किल लेवल दोनों के अलग अलग होते हैं. Without the incentive of higher pay and better benefits, why should someone be willing to rush into burning buildings? Okay. यूपीएससी की ही बात लेते हैं, फायर फाइटर की तो छोड़ ही देते हैं. आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. अगर कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो सालों साल लोग पढ़ाई क्यों करेंगे, लोग अपनी जॉब क्यों करेंगे. अरे पैसे ही तो कमाने हैं ना, ठीक है, कोई और सस्ता सा जॉब कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, क्लरिकल पोजीशन पे रह लेंगे, पैसे ही तो चाहिए ना, रोटी कमानी है, दैट्स इट. लेकिन नहीं, आईएएस ऑफिसर की पावर होती है, पोजीशन होती है, एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में. इसीलिए आप लोग सब कुछ छोड़ के दिन रात मेहनत कर रहे हो, GS1 GS2 के पीछे अपना घर बार सब कुछ छोड़ रहे हो. क्यों? क्योंकि इसका रिवॉर्ड ही ऐसा है. और आईएएस ऑफिसर हर कोई तो बन नहीं सकता है ना. तो इसलिए जितना क्रूशियल रोल होता है, जितना सेंसिटिव रोल होता है, उतना ही उसका अच्छा रिवॉर्ड होता है, ऐसा डेविस और मूरे का कहना था. If the pay levels were the same, the firefighter might as well work as a grocery store cashier. अच्छा, दोनों की अगर सैलरी सेम होती है या फिर दोनों को अगर सेम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये दोनों को मिलते हैं, तो ये फायर फाइटर क्यों ही अपने घर वालों को जान जोखिम पे डाल के अपनी जान जोखिम पे डाल के जान हथेली पे डाल के ये काम करेगा. इंस्टेड ऑफ दैट ही विल वर्क फॉर दिस ग्रोसरी स्टोर. दोनों को तो सेम ही सैलरी मिल रही है, क्यों अपनी जान जोखिम पे डालेगा. जोखिम पे इसी कंडीशन पे डालेगा जब इसकी सैलरी इससे ज़्यादा होगी, है ना. Davis and Murray believe that rewarding more important work with higher levels of income, prestige and power encourages people to work harder and longer. Okay. यहाँ पे अगर आप आईएएस ऑफिसर का ये एग्जांपल लो, आईएएस ऑफिसर को अगर सेम पावर मिल गया, पैसों का तो छोड़ दो, सैलरी का तो छोड़ दो, पावर अगर उतना ही मिल गया एज़ कम्पेयर टू अ क्लरिकल पोजीशन, तो लोग सालों साल क्यों मेहनत करेंगे यूपीएससी करने का. क्लरिकल पोजीशन के लिए ही मेहनत करेंगे ना, बस एग्ज़ाम दो और हो गया, है ना. बट यूपीएससी के लिए लोग करते हैं क्यों? क्योंकि उसमें आपको पावर, पोजीशन, पैसे, सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का मौका मिलता है. That's why you are going for UPSC instead of any other kind of job, है ना. लोग तो स्टेट पीएससी भी नहीं करते क्योंकि हमको यूपीएससी करना है, नेशनल लेवल पे करना है, और ये बहुत अच्छी बात है. डेविस और मूरे stated that in most cases the degree of skill required for a job determines the job's importance. एक जॉब के लिए जिस तरह की डिग्री या जिस तरह के स्किल्स चाहिए
वो उस जॉब की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। दिस वॉज स्टेटेड बाय डेविस एंड मोरे। उन्होंने ये कहा था कि एक जॉब के लिए जितना स्किल्स या जितना डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूरी होता है उतना उस जॉब की इम्पोर्टेंस दर्शाता है। यूपीएससी की एग्जांपल ले लो, यूपीएससी के लिए आपको क्या चाहिए? प्री मेंस इंटरव्यू पास करना होगा, और ये तीनों तो क्या भयानक लेवल के टफ होते हैं। तो तो ये स्किल्स आपको चाहिए। फिर वास्तव में आपको ट्रेनिंग, फिर मेडिकल टेस्ट भी तो होते हैं, वो भी आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद वास्तव में ट्रेनिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारा कुछ फिल्टरेशन के बाद ही आपको यूपीएससी आईएएस ऑफिसर का टैग मिलता है फाइनली। तो डिग्री और स्किल्स जितना ज़्यादा होता है, जितना इम्पॉर्टेंट होता है, वो उस जॉब की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। दिस वॉज स्टेटेड एज पर डेविस एंड मूरे। They also stated that the more skill required for a job, the fewer qualified people there would be to do that job. यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लो। आप अपने फ्रेंड को बोलो, अभी मान लीजिए आप लोगों ने 12th पास किया है, ठीक है, तो आप हो कॉलेज के टॉपर और आपका जो फ्रेंड है इज़ नॉट एन ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, बिलो एवरेज स्टूडेंट, ओके। तो यू आर लाइक, अरे नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी प्रिपेयर करूँगा एंड आई विल गो फॉर यूपीएससी। आपका जो फ्रेंड है विल बी लाइक, अरे नहीं बाबा, हमसे नहीं हो पाएगा इतना पढ़ाई, इतना तो नहीं कर पाऊँगा मैं दिन रात। जैसे ही उनको पता चला कि 12-12 घंटे पढ़ने होते हैं GS1, कुछ लोग तो सिलेबस देख के ही बैक ऑफ कर लेते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे, सिलेबस जो आता है, अरे बाप रे, ये सिलेबस मेरे से ना हो पाएगा, तो वो उसी टाइम बैक ऑफ कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वैसा होता है, जितना ज़्यादा स्किल्स ज़रूरी होता है, उतना ही फीवर कंपटीशन आपका होता है। लेकिन यूपीएससी के केस में हाँ, बहुत कंपटीशन है, लेकिन इट इज़ मच लेसर दैन द कंपटीशन विच यू विल फाइंड फॉर अ पोजीशन ऑफ बैंक पीओ में अगर आप देखो, या फिर स्टेट पीएससी में, एसएससी में अगर आप देखो, उसके कंपैरिजन में यूपीएससी का कंपैरिजन अगर आप देखो तो कंपटीशन काफ़ी कम है, ठीक है। Certain jobs such as cleaning hallways or answering phones do not require much skill. Okay. कुछ जॉब्स जो होती है, दिस इज़ एज पर डेविस एंड मोरे। टू मी ऑल जॉब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं किसी भी जॉब में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो क्लीनिंग वाली जॉब हो या फिर CEO वाली पोजीशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ऑफिस में मैसेंजर नहीं आता तो मेरे को इशू हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे डेविस और मूरे ने कहा है कि कुछ जॉब्स जो है दे डजंट रिक्वायर अ डिग्री। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किधर क्लीनिंग के लिए जाना है या फिर BPO वगैरह, आंसरिंग अ फोन, रिसेप्शनिस्ट, तो यू डोंट नीड अ स्पेशलाइज PhD डिग्री, ओके, कंपेयर टू दैट ऑफ साइंटिस्ट। अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो वहाँ पे लिखा होता है ही हैज़ टू बी अ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, या फिर रिकॉग्नाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ नॉर्म्स होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ अ जॉब इन अ BPO। अगर BPO वगैरह में जॉब है, दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आंसरिंग अ फोन कॉल वगैरह जॉब है, तो इट डजंट रिक्वायर मच ऑफ अ डिग्री एंड काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ जस्ट कि आपको यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट्स द ओनली आई थिंक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस विच इज़ नीडेड। तो कुछ जॉब्स होती है जिनमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली उनके पे भी बहुत कम होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द हाई स्किल्ड जॉब। आप एक PhD साइंटिस्ट की सैलरी देखो और एक एवरेज ग्रेजुएट स्टूडेंट की सैलरी, मतलब जो ग्रेजुएट वर्कर है उसकी सैलरी देखो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, दैट इज़ अचीव स्टेटस वर्सेस अस्क्राइब स्टेटस। ये भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है बिटवीन द फंक्शनलिस्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का नाम याद रखना है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अचीव स्टेटस एंड अस्क्राइब स्टेटस। अचीव स्टेटस, as the name suggests, is status which is achieved by your merit, by your talent. अचीव स्टेटस मतलब आपने ज़ीरो से शुरुआत की और आप जो पहुँचे पोजीशन पे, आप अपनी मेहनत के दम पे पहुँचे। और अस्क्राइब स्टेटस मतलब आपके बच्चों को वो बनाया, शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। शाहरुख खान ने ज़ीरो से शुरुआत की और आज
वो जहाँ पे पहुँचे किंग खान, ही हैज़ अचीव द स्टेटस। ऑन द कॉन्ट्रेरी उनके जो बच्चे हैं सुहाना एंड आर्यन खान, उनको बना बनाया विरासत में मिल गया ये स्टेटस। किंग खान के बच्चे, दे आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सो दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अस्क्राइब स्टेटस। तो ये डिफरेंस है। Conflict theories argue that social stratification that leads to wage gaps is the result of ascribed statuses like a person's socio-economic background. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थियरीज जैसे कि मार्क्स ने ये बोला है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो वेज गैप लेके आता है, वेजेस में गैप लेके आता है, मतलब कुछ जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और बाकी लेबर्स को कम सैलरी मिलती है। दिस इज़ द वेज गैप। दिस इज़ ड्यू टू द अस्क्राइब स्टेटस। तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी किसको फोकस करता है? कॉन्फ्लिक्ट थियरी फोकस करता है ऑन अस्क्राइब स्टेटस। ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है वो मेंशन करता है ऑफ अस्क्राइब स्टेटस। कॉन्फ्लिक्ट थियरीज आर्ग्यूज दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दैट लीड्स टू और वेज गैप इज द रिजल्ट ऑफ अस्क्राइब स्टेटस लाइक ए पर्सन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। Functionalists argue that different jobs have different values and thus compensated differently, looking more at the achieved status of a worker rather than their ascribed socioeconomic status. पहले डिस्कस किया था कि सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज ये होता है कि जस्ट अ सेक, मेरा ये पेन जस्ट अ सेक। हमने पहले डिस्कस किया था कि सोशल चेंज क्या होता है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर पीपल के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट लोग जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ये बोला है कि ये जो वेज गैप्स होता है बिटवीन दिस एंड दिस इज़ ड्यू टू द अस्क्राइब स्टेटस, क्योंकि ऑलरेडी इनको ये बनाया हुआ है। ये जो फ्यूडलिज्म हो गया, तो वो लोग राजा होते हैं, वो लोग हमेशा से यही सिखाते हैं कि भाई तुम्हारा काम है राज करना और तुम बस प्रजा के ऊपर शासन करो, एक्सप्लॉइट करो। तो दिस इज़ ड्यू टू बेसिकली अस्क्राइब स्टेटस। ऑन द कॉन्ट्रेरी फंक्शनलिस्ट जो कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये बिकॉज ऑफ द अचीव स्टेटस मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं। राजा को ज़्यादा पावर मिला है क्योंकि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग है, उसकी अनइक्वल पावर है और इसीलिए उसको अलग रिवॉर्ड मिला है। और ये जो प्रजा है या पीजेंट है या जो लेबर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, इसीलिए इसकी रिवॉर्ड कम है। ऐसा फंक्शनलिस्ट का मानना है। तो दोनों की पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं यानी कार्ल मार्क्स है वो अस्क्राइब स्टेटस पे फोकस करते हैं, अस्क्राइब स्टेटस को रिजल्ट मानते हैं विच इज़ ड्यू टू स्ट्रैटिफिकेशन। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फंक्शनलिस्ट वाले हैं, चाहे वो एमिली डर्कheim हो गया, वो लोग ये कहते हैं कि इंसानों का जो है दैट इज़ ड्यू टू द अचीव स्टेटस। जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है दैट इज़ ड्यू टू द अचीव स्टेटस, नॉट ड्यू टू द अस्क्राइब स्टेटस। At its heart, conflict theory states that social stratification is not necessary or healthy for societies, while functionalist theory says that it is. तो यहाँ पे और ज़्यादा contradicting status आता है। अपनी conflict theory जो है, जो कार्ल मार्क्स है, वो ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है या सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और जिसकी वजह से वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट थियरीज वाले हैं उनका मानना है। और इट इज़ गुड फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट नॉट द एंटायर सोसाइटी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द हार्ट जो फंक्शनलिस्ट है वो कहते हैं कि हाँ, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो ज़रूरी है सोसाइटी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए और सोसाइटी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन।
तो यहाँ पे जैसे कि बोला है कि सोशल चेंज हेल्दी नहीं है, कार्ल मार्क्स ने बोला है। यहाँ पे डरखेम ने बोला नहीं 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 नहीं, हेल्दी है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत हेल्दी है। A conflict theory's perspective on social stratification argues that it is the result of the owners controlling and exploiting workers. They believe it is not good for society to be stratified. It only benefits some but not all of the members of society. तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले ये कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो एंटायर सोसाइटी के लिए सही नहीं है, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट करता है बट पूरी सोसाइटी को नुकसान कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से एक्सप्लॉइट मोड में चला जाता है। Conflict theory is informed by the principles of Karl Marx, who believed that inequalities stemmed from whether a person was a member of the elite who owned the means of production or a member of the proletariat who worked for the owners. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जन्म दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने कहा कि इनइक्वालिटीज़ जो है वो कहाँ से पैदा हुआ। इट स्टेम्ड फ्रॉम वेदर अ पर्सन वॉज ए मेम्बर ऑफ द एलाइट। एलाइट मतलब जो हाई ग्रेड पर्सनस होते हैं, जो कैपिटलिस्ट वाले होते हैं, और वेदर इट स्टेम्ड फ्रॉम द लेबर क्लास। ओके, तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में बोला कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली इन्वेंट किया था। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलता है कि हाँ, एलाइट ग्रुप से स्टेम हुआ या लेबर ग्रुप से स्टेम हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो एक तरह से बोलते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल चेंज जो है सोसाइटी को मोटिवेट करता है टू वर्क टू अर्न दैट पोजीशन। तुम रोने की बजाय कि मेरे को नहीं मिला ये, मेरे को राजा नहीं बना, तो बनने की कोशिश करो ना, ट्राई करो, मेहनत करो, तब तुम बन जाओगे राजा, अचीव स्टेटस करो, क्या रोते रहते हो। तो इस तरह से मोटिवेट करता है जो फंक्शनलिस्ट है कि भाई तुम रोने की बजाय कि हाँ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तुम भी बनो ना, तुमको किसने रोका है, बनाओ। इस तरह से ये संदीप माहेश्वरी बनते हैं, ठीक है, फंक्शनलिस्ट वाले। सोशल चेंज मोटिवेट करता है। इनका फ़ोटो, इनसे बड़ा मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता कोई, तो इसलिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। It also important to consider that a functionalist theories believe social stratification is necessary to motivate people with the right skills and intelligence to work in specialized position. तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट थियरीज़ जो है वो ये बिलीव करते हैं, ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ज़रूरी है। अगर हर किसी को समान काम आप दोगे, अगर कोई IAS ऑफिसर होगा ही नहीं, UPSC के एग्ज़ाम अगर इतने टफ होंगे नहीं, तो क्यों लोग इतने पढ़ेंगे। अगर इतना पावर पैसा होगा ही नहीं, तो क्यों मतलब लोग इतना मेहनत करके पढ़ेंगे। अगर तुम्हें बनना है तो तुम भी करो ना, तुमको किसने रोका है। अगर तुमको राजा बनना है तो राजा के लिए मेहनत करो, जो जो स्किल्स चाहिए वो करो, वो बनो, किसने रोका है तुम्हें। फंक्शनलिस्ट ऐसे बोलते हैं। Conflict theory considers social stratification to result from a lack of opportunity to unprivileged people. कॉन्फ्लिक्ट थियोरी ने ये कहा है कि जो अनप्रिविलेज्ड पीपल होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास दे आर अंडर द अनप्रिविलेज स्टेट, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ताकि वो राइज कर सके और एक स्टेटस को अचीव कर सके। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट थियोरी का मानना है। तो अचीव करो ना, करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी को बनाना पड़ता है। लोग बिना खाए भी पढ़ के IAS ऑफिसर बन चुके। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे रोते रहोगे तो नहीं होगा। अगर आप 1% भी उम्मीद है ना, तो आप उससे 100% कर सकते हो। ये मेरे से बेटर संदीप माहेश्वरी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग उनकी वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने उनकी फ़ोटो लगाई है। अब जैसे कि हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट थियोरी के क्रिटिसिज्म बहुत सारे हुए थे, ठीक उसी तरह से फंक्शनलिस्ट थियोरीज़ के भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में थे। The functionalist writers have undoubtedly shed light on a very important aspect of social stratification, but we cannot explain all kind of stratification in terms of their theories. To begin with, the stratification that emerges out of the relationship between the victor and the vanquished cannot
obviously be explained in functional terms. ओके ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द विक्टर एंड द वैंक्विश्ड विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, विक्टर और वैंक्विश के बीच का जो रिलेशन है उसको फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता. अगर आपने कोई चीज़ जीती है तो वो जीतने का विक्ट्री और मतलब जिन्होंने डिफ़ीट हासिल मतलब जिनको डिफ़ीट हुई है उन दोनों के बीच का रिलेशन ये फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते. In all historical periods and in all countries, the victors have deprived the vanquished from all the good things of life and pushed them down to the basement of society. देखिए अगर आप युद्ध की बात करें, ठीक है, तो पहले के ज़माने में माइथोलॉजिकल सीरीज़ में आप लोग देख सकते हो जो राजा महाराजा होते थे वो लोग अगर कोई युद्ध जीत जाते थे तो रानी उनकी जो हारने वाली राजा हैं उनकी रानी तक को वो उठा के लेके जाते थे, अपने हैरम में लेके जाते थे और वो सब कुछ प्रजा सब कुछ पे कब्ज़ा कर लेते थे. तो फंक्शनलिस्ट जो है इस ज़िल्लत का इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते. द रिलेशनशिप बिटवीन द विक्टर एंड द वैंक्विश्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट व्यू, राइट. रेशियल और एथनिक डिफरेंस, फंक्शनलिस्ट जो है वो रेशियल और एथनिक डिफरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते. रेशियल और एथनिक डिफरेंस की वजह से जो डिप्राइवेशन होते हैं किसी के कलर की वजह से अगर किसी को किसी चीज़ के लिए डिप्राइव किया जाता है उस चीज़ को फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है. Secondly, the stratification that results from racial or ethnic differences cannot also be explained by functionalist theories. Can the discriminatory treatment meted out to the Negro in various walks of life be explained in functionalist terms? जो नेग्रोज़ होते हैं अगर वो इंडियन किसी एकदम कंजर्वेटिव स्टेट पे आ गए या फिर कंजर्वेटिव जगह पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, किसी भी कंजर्वेटिव जगह पे अगर आ गए तो रेसिस्ट लोग कमेंट करते हैं जॉब के रिलेटेड या फिर मैरिज वगैरह सोसाइटल सेरेमनीज़ में आते हैं तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट व्यू इज़ नॉट एक्सप्लेन जब बात आती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की. Their deprivation and comparatively low social status are to be attributed mainly to their color and not necessarily for the lack of ability or skill. They are very talented, they are very much skilled, acquired, बट उनकी कलर की वजह से अरे हम उनसे क्यों काम कराएं, उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको सोशल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता या सोशल गैदरिंग्स में उनका पार्ट नहीं लिया जाता, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. दिस इज़ ऑल्सो अनएक्सप्लेनेबल इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट व्यू. तो आगे हम लोग अपने कंक्लूजन की ओर, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है अब तक वो आप लिखिए. पहला तो आप लिखिए कि कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट स्टेटस जो है वो अलग अलग होते हैं. जो अपने फंक्शनलिस्ट है उनके एमिली डर्कहाइम है, उनके थिंकर्स कौन कौन है और कॉन्फ्लिक्ट के मेजर कौन है, कार्ल मार्क्स. उसके बाद आप लिख सकते हो कि स्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस के बीच क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस कौन सा है और फंक्शनलिस्ट स्टेटस कौन सा है. उसके बाद आप लिख सकते हो जो आपको समझ में आया पूरा कंपैरेटिवली लिख के कंक्लूजन ऐसे ही आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. तो ये है हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.